हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं और ध्यान रखिएगा ये सीरीज का 9वां वीडियो है, यानी कि हम 9वां वीडियो करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो को लेके 450 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके हो। और मैं फिर से बताता हूँ, इस जो सीरीज को हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम स्पीडी पब्लिकेशन के बुक को, स्पीडी पब्लिकेशन के जनरल साइंस के बुक के टोटल क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आपका एग्जाम से पहले। जितने भी 1000 क्वेश्चन हो, 2000 क्वेश्चन हो, जितने भी होते हैं सब कुछ करेंगे हम वीकली, यानी कि संडे में से ये सीरीज लेके आते हैं। यानी कि ये 9वां वीडियो, यानी कि 9 हफ्ते आपने ये वीडियो देखा है, ठीक है, संडे टू संडे देखा है आपने, और 9 हफ्ते में ये 450 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए होंगे। और आपका जो डेली सीरीज चलता है 20 क्वेश्चन का, उसमें हम किरण पब्लिकेशन की बुक को कवर करते हैं और यहाँ पे स्पीड, यानी कि 2 बुक हम लेके साथ में चल रहे हैं। साथ में आपको एक काम और करना है, हमारी जो पीडीएफ है यहाँ पे लेके आपको इसको भी पढ़ना है। साइंस की पीडीएफ है, कंप्लीट साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों टॉपिक आपको इसमें मिलने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 पेज का पीडीएफ है, 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज। साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक्स्ट्रा 500 प्रीवियस ईयर से के पूछे गए प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सारे एग्जामों में काम आने वाला है, इसलिए आप ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान रखिएगा। आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, एनालिसिस करता हूं, एक क्वेश्चन के अलावा कई क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि संडे वाला जो सेशन है मैं चाहता हूं एक तरीके से आपका टेस्ट हो और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे सिंपल है। इसलिए आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन स्कोर किया। और आज का जो मैं कट ऑफ रखता हूं अपने तरफ से 45 रखता हूं। 45 आप आसानी से कर सकते हो अगर जो अच्छे से आपने साइंस को पढ़ा है, तो 45 आज का कट ऑफ है। तो पहला प्रश्न आपका ध्यान रखिएगा, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन आपका, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको बताना आपको। तो ध्यान रखिएगा, पनडुब्बी जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा, ये हमारा कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे हमारा पनडुब्बी कार्य करता है। यानी कि जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पनडुब्बी जो हमारा होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन कहीं रह गया तो छोड़ो, उसको जाने दो, एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्र में तैरना। अब ये क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिजिक्स की बात करें स्पेशली, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल आने वाले हैं जो आप मतलब लाइफ में डेली यूज करते हो या फिर लाइफ से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, उसके आपके एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। जैसे न्यूटन के 3 नियम हैं। अब नियम तो आपसे पूछेगा नहीं, ये तो पुरानी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन नियम से जुड़े हुए जो एग्जाम्पल्स हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बंदूक से छूटी गोली हो गया, आप नाव से या बोट से उतरते समय आप पे कौन सा बल लगता है, या फिर आप गाड़ी चलते हुए रुक जाती है तब कौन सा बल लगता है, आपका जो पहाड़ों पर खाना जल्दी क्यों नहीं पकता। तो ये सारे आपके प्रश्न एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछे जाने, इसलिए इसको आपको नहीं छोड़ना है, फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, समुद्र में तैरना। ठीक है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए समुद्र में तैरना किसके अपेक्षा, नदी की अपेक्षा आसान है। ठीक, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आजा। ठीक है, ये ठीक है, चलो ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तरंग अपस्रव्य कही जाती है यदि उसकी आवृत्ति, अपस्रव्य तरंग कही जाएगी यदि उसकी आवृत्ति। 3 तरंगें होती हैं, आपने सुना होगा, अपस्रव्य हो गया, एक तो अपस्रव्य हो गया जो ह्यूमन नहीं सुन सकता, एक तो श्रव्य हो गया जो ह्यूमन सुन सकता है, एक तो पराश्रव्य हो गया। आपसे पूछा अपस्रव्य तरंग की आवृत्ति, तो 20 हर्ट्ज से जो कम की होती हैं, 20 हर्ट्ज जो कम होती हैं वो अपस्रव्य होती हैं, और 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होती हैं वो श्रव्य होती हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होती है वो पराश्रव्य होती है। ठीक है, तो मनुष्य जो सुन सकता है वो श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति पूछा है, तो इसमें 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि तरंग की लंबाई, क्या क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तरंग की लंबाई आधी करोगे तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज कराता हूँ। सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, वो सीरीज रुकी हुई है, 47 वीडियो हो चुके हैं और मैं उसको 100 वीडियो तक ले जाऊंगा आपका एग्जाम से पहले, ठीक है। अभी रुकी हुई है लेकिन कंटिन्यू जरूर होगी, भरोसा रखिए पूरा खत्म होगा। और आपकी मैं आज या कल में या फिर कल मैं कोशिश करूंगा जो आपका स्टैटिक जीके का एक और वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। 3 वीडियो अभी अपलोडेड है, स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी मिल रही है, उसको भी दे सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो लोग रेलवे का एग्जाम पहले दिए होंगे उनको पता है स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर सी। काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है किसका उदाहरण, तो प्रकाश तरंग की बात करें, एक प्रकार की आपकी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। किसका, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन, प्रकाश तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग। नेक्स्ट बात करें, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक जो कैमरे होते हैं उसमें जो अभिदृश्यक लेंस लगा होता है वो किसका होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है। कैसा होता है, उत्तल प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, E बराबर mc², बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, कक्षा 5-6 के बच्चे भी बता देंगे, आजकल साइंस में पढ़ने को मिल जाता है। आइंस्टाइन ने, किसने, आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था E बराबर mc²। नेक्स्ट बात करें, थोरियम का को नाभिक में, थोरियम यहाँ पे क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, इसको बताइए। तो इसको किस में बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में, ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। देखो फ्यूज का पदार्थ आप लगाते हो, जो फ्यूज आपके घरों में होता है, प्रयुक्त होता है, उसका जो पदार्थ, आप तो आजकल घरों में फ्यूज जल गया तो कोई भी तार लेके लगा देते हो, लेकिन ऐसे नहीं लगाते कोई भी तार, ठीक है, वो नुकसान करता है। फ्यूज का तार जो लगाते हैं उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है, जिससे लाइट तेज हो तो वो आपका जल जाए, ठीक है। और घरों में जो हमारे उपकरण प्रयुक्त होते हैं उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो ध्यान रखिएगा, निम्न विद्युत जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उनमें अवरक्त जो किरण होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। फिर से बोलता हूँ, आज का कट ऑफ जो रखा है मैंने 45 क्वेश्चन रखा है, 45 क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बात करें, ऊर्जा का क्षय कम है, होता है किसमें, ऊर्जा का क्षय, देखो ऊर्जा का क्षय की बात करें किसमें कम होता है, तो जो डीसी करंट होती है, डिस्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है, उसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है, ठीक है, डायरेक्ट एंड डीसी धारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको बताइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, लास्ट जब सीरीज ये आई थी इसके क्वेश्चन लगभग ये 50 क्वेश्चन लेकर आया था संडे में, लास्ट संडे, तो कुछ बच्चे कमेंट करते थे सर सीरीज बहुत आसान है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपसे पूछता हूँ, आसान है अच्छी बात है, क्या आपने 45 क्वेश्चन किए, क्या आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, आसान आपको लग रहा है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप 50 में 50 कर ले रहे हो, 50 में 48 कर रहे हो, तब आसान है, ऐसा नहीं आसान होता, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें 17 नंबर, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा घरेलू जो प्रयुक्त होते हैं वो समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक, समांतर क्रम में। नेक्स्ट बात करें, ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो सर्वाधिक तीव्र गति से जो स्थानांतर होता है वो विकिरण में होता है, ठीक है, विकिरण, ऑप्शन नंबर सी, विकिरण में सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, तो न्यूनतम संभव ताप हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन आता है डिग्री सेंटीग्रेड
और ये फ़ारेनहाइट, इस पैमाने पर कौन सा ताप बराबर होता है? तो -40 डिग्री पूछा जाता है, ये आंसर होता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कितनी कैसी होती? दिन की अवधि हमारी यहाँ पे कम होती, ठीक है, दिन की अवधि हमारी कम होती, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल ना होती तो। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण होता है तो यहाँ पे चांद आके सूर्य को ढक लेता है, तो ये किनारे किनारे वाला भाग दिखाई देता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना जो रोग है ये नहीं, लेकिन इसको हम कोरोना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिखाई देता है कोरोना, ठीक। नेक्स्ट बात करें, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यदि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, क्या हो जाएगा? यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाएगा तो क्या हो सकता है? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है ये आपको बताना है। तो इसमें जिसका तरंगदैर्ध्य आपका कम होगा तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होगा और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा, तो इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। और सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आपको एक चीज़ याद करना है, तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य किसकी अधिक होती है? लाल रंग की। अब आपने याद कर लिया लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो लाल का तरंगदैर्ध्य अगर जो सर्वाधिक है तो अपवर्तनांक की बात करें वो बैंगनी का सर्वाधिक होगा। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? वो लाल का होगा, ठीक है, वेब ग्योर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यहाँ पे हम बात करें, ये जो क्वेश्चन हमारा था ये पहले आना चाहिए था, ठीक है, ये पहले आना चाहिए था लेकिन ये बाद में आया, तो ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, ऑप्शन नंबर 1, ध्यान रखिएगा, प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट बात करें, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है? तो एक्स रेज जो होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं, इनकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। इसमें बहुत सारे बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोमर इसका राइट आंसर होगा, रोमर इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को किस में रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच, लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेवलेंथ इसकी घटती है, ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य घटती है। नेक्स्ट बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा, हीरे से कांच में चमक रही है, किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंतु प्रकाश, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स की बात हो रही है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये जो प्लेट लगी होती है आपकी सौर ऊर्जा वाली, सौर सेल जो प्रकाश ऊर्जा आती है सूर्य से, उसको किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो हमारा डायनमो जो होता है, डायनमो जो लगा होता है, जो हमारा डायनमो मोटर होता है, वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये जब घूमता है तो ये मोटर नाचता है, तो यहाँ पे हमारी विद्युत ऊर्जा बन जाती है, तो यहाँ पे डायनमो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, सूर्य के, ये दो क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? सूर्य के केंद्र के ताप की बात करें 1.5 × 10⁻⁷ के, यहाँ पे इसको आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सूर्य के केंद्र का दाब, ये ताप और दाब दोनों याद करना है अच्छे से, तो इसको आपको रख लेना है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर याद कर सकते हो, इसको आप रट लेना है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु रिएक्टर आधारित होता है, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर की बात करें तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित होता है।
नेक्स्ट बात करें परमाणु बम, यहाँ पे पूछा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। चेन रिएक्शन बनता है, यहाँ पे चेन रिएक्शन बनता है कई प्रकार से, ढेर सारे, तो इसलिए ये घातक होता है। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट बात करें सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, कैसे प्रकार के अर्धचालक होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा चतुर्थ संयोजी प्रकार के अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, क्या क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, इसको बताना आपको। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पे बात करें किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पे, पदार्थ पर, मेटल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करें 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 वाट घंटा जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 वाट घंटा 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना मैक संख्या का उपयोग जो किया जाता है वो विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, किसका, विमान। नेक्स्ट बात करें एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, जो कार की बैटरी होती है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयुक्त होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 44 अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग को किसने प्रतिपादित किया था, सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था प्रकाश तरंग के सिद्धांत को हाइगेंस ने, किसने, हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, मैंने बोला लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो विक्षेपण इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे लाल, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ विब ये होता है ना, तो इसमें अगर जो लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक है और लाल का विक्षेपण अधिक है, ठीक है, इस प्रकार से लाल का विक्षेपण भी अधिक होगा, लेकिन अपवर्तनांक पूछेगा तो इसमें अपवर्तनांक लाल का कम होगा और बैगनी का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने की कोशिश करें, यहाँ पे लाल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंद्रधनुष में जो विक्षेपण होगा वो लाल का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है, तो पानी के ऊपर जो तेल परत होती है उसका चमकना किसका उदाहरण होगा, ये आपका व्यतिकरण का, किसका, व्यतिकरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट बात करें धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, कितनी, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट बात करें वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल के प्रकाश का विसरण का कारण है, जो प्रकाश आपका विसरण करती है, चलती रहती है, उसका कारण है धूल के कण, धूल के कणों के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की, ऑप्शन नंबर ए। पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल इकाई है दाब की। आशा है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं फिर से आपका बोलता हूँ, जो भी बच्चा 45+ क्वेश्चन किया होगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं 100% उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग PDF ले लीजिएगा, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है साइंस की आपकी, स्पेशली साइंस की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।